संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का 7वां भाग 7। पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने देखा कि विभिन्न देशों में विभिन्न लोगों ने मुख्यतः 2 आर्थिक चिंतनों साम्यवाद और पूंजीवाद का सहारा लेकर आम जन की समृद्धि के लिए कार्य करने की चेष्टा की, लेकिन सभी लगभग असफल रहे। यूएनओ ने 1945 में आम जनों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का संकल्प लिया था, लेकिन वह संकल्प आज तक पूरा नहीं हुआ। आखिर कमी कहाँ रह गई? कमी कहीं न कहीं दोनों आर्थिक चिंतनों में ही थी। दोनों आर्थिक चिंतन को लाने वाले लोगों का भला ही चाहते थे, लेकिन व्यवहार में आने पर आम जनों की समृद्धि नहीं आ पाई। दोनों ही चिंतन के जो शीर्ष चिंतक थे जिन्होंने ये नई चिंतन धारा लाई थी, आम जनों की समृद्धि के लिए ही उन्होंने चेष्टा किया था, लेकिन जब व्यवहार में ये आया तो ये पूर्णतः असफल हो गया। अब साम्यवाद ने क्या किया? साम्यवाद ने आर्थिक एक्टिविटी को केंद्रीकृत नियंत्रण में रखा, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और जॉब्स का सृजन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के आधार पर सरकारों और एक पार्टी के अधीन कर दिया। इसका नतीजा ठीक नहीं हुआ। इनिशिएटिव और इंसेंटिव के अभाव में अर्थतंत्र नहीं चल पाया। कम्युनिज्म एक यूटोपियन आइडियोलॉजी सिद्ध हुआ। मार्क्स एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ नहीं पाए। मार्क्स के अनुसार योग्य, इंटेलिजेंट और समृद्ध लोग वेल्थ के क्रिएशन में आगे रहेंगे और यही वेल्थ सभी लोगों के समान रूप से वितरण के लिए भी वो तैयार होंगे। मार्क्स का यह आइडिया किसको पसंद आया? गरीब, आम जनों को पसंद आया, लेकिन योग्य और इंटेलिजेंट लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के कारण, इनिशिएटिव और इंसेंटिव नहीं होने के कारण ये आर्थिक चिंतन फेल कर गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अव्यावहारिक नारों के चलते कम्युनिज्म गरीब देशों तक ही सीमित रहा। समृद्ध देश जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि ने इस आर्थिक चिंतन को नहीं अपनाया, जबकि मार्क्स का कहना था कि ये समृद्ध देश में ही पहले आएगा। लेकिन उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को पूरा नहीं समझा था। अब आज पूरे विश्व में अर्थतंत्र पूंजीवाद के नियमों पर चल रहा है। इसमें धन का वितरण अनइक्वल होता है। किसी व्यक्ति के पास धन के एक्युमुलेशन की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। वेल्थ क्रिएशन के इंसेंटिव और इनिशिएटिव को इसमें पूरा रहता है इंसेंटिव, क्योंकि आप जो भी धन क्रिएट कर रहे हैं वो आपका होगा। ये वेल्थ का क्रिएशन इसमें सीमाहीन हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार से अभी तक, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा है, वेल्थ 28 गुना बढ़ा है दुनिया का और पॉपुलेशन 3.3 गुना बढ़ा है। लेकिन क्या लोगों में समृद्धि इसी अनुपात में बढ़ी है? नहीं। क्या आम लोगों को सिक्योर्ड जॉब का प्रोविज़न एक क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए आज तक हो पाया है? नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स जो क्रिएट होता है वो गुड्स और सर्विसेज के क्षेत्र में होता है। हम पाते हैं कि क्रिएटेड धन इन क्षेत्रों में पूरा नहीं लगाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है, चर्चा में देखा है, पूरे विश्व में जो धन गुड्स और सर्विसेज में ट्रांजैक्ट होता है उससे करीब 200 गुना धन सट्टेबाजी, ड्रग्स, माफियाज, पॉलिटिकल करप्शन आदि में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्यूटर के माउस के एक क्लिक से होता है। अब तो ये इवन आपके स्मार्टफोन पे एक उंगली के प्रेशर से ही हो जाता है। तो पूंजीवादी के चलते जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है, 1930 का डिप्रेशन,
1995 का मैक्सिको फाइनेंशियल क्राइसिस, अर्जेंटीना का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 का .com बबल बर्स्टिंग, 97-98 का साउथ ईस्ट एशिया का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस, या लेट 2000s का सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के पिक्स कंट्रीज़ जो थे पुर्तगाल, इटली, ग्रीस और स्पेन के सॉवरिन डेट क्राइसिस। ये सारा क्राइसिस किसी मार्केट या फैक्ट्रीज आदि के फेलियर के चलते नहीं हुआ है, अब ध्यान दें इसको, बल्कि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के द्वारा पूंजी को बैंकों या शेयर बाजार के द्वारा कुछ मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह लाभ के लिए ट्रांसफ़र के चलते हुआ है। सबका निचोड़ ये सब डिटेल में चर्चा हुई है। जो भी फेलियर हुआ है ये पूंजी को बैंक और शेयर बाजार से निकालने का एक जगह से दूसरी जगह करने के चलते ही हुआ। इसे आप सही शब्दों में क्या कह सकते हैं? कैसीनो, जुआ, कैसीनो कैपिटलिज्म। जहाँ पैसा से हमें फ़ायदा हो रहा है वहाँ लगाया, शेयर का भाव गिर सकता है, बढ़ सकता है, तो जो आम लोग हैं वो पिस रहे हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर सिटोरिये हैं वो उसमें भी कमा लेते हैं, वो उसमें भी कमा लेते हैं। शेयर का भाव जब गिरेगा तो वो उसे खरीदेंगे और जो बढ़ेगा तो उसे बेचेंगे। और ये शेयर बाजार के किस तरह उसका भाव गिरता है और ये बढ़ता है, ये भी वही कंट्रोल करते हैं। ये कभी अगर होगी तो अलग से चर्चा की जाएगी। आज से लगभग 3500 वर्ष पहले भारत में राजाओं के बीच द्वित क्रिया प्रसिद्ध थी। तो ये द्वित क्रिया जो थी ये बहुत ही, एक बार अगर द्वित क्रिया में किसी को बुलाया गया तो जैसे लड़ाई में छत्री भाग नहीं सकता है, इसमें भी छत्री जो है उसको अस्वीकार कर भाग नहीं सकता। शकुनी ने इसी कुटिल चालों के कारण महाभारत की लड़ाई लड़वाई थी। बाद में युधिष्ठिर के द्वारा धर्मराज की स्थापना होने पर इस द्वित क्रिया को बंद किया गया। इस पूंजीवाद में किसी भी देश की प्रगति का आधार जीडीपी की वृद्धि, पर कैपिटा जीडीपी, अरबपतियों की संख्या, यही बनाया गया। हम लोग भी इसको देखकर प्रसन्न होते हैं कि हमारे देश में कितने अरबपति बन गए, हमारा जीडीपी कितना बढ़ा, और ये मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री ने अभी $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसमें हमारा हिस्सा कितना होगा ये हमें नहीं पता, कि अंबानी, अडानी और ये उसमें 90% हिस्सा ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे ये नहीं पता। इसमें आमजन कहीं दिखाई नहीं पड़ता। धन का क्रिएशन तो होता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा शेयर बाजार, काला बाजार, पूंजीपति और करप्ट पॉलिटिशियंस के पास जो मुट्ठी भर है में ही घूमता है। हमारे देश में आप देख सकते हैं जो पॉलिटिकल यात्रा, राजनीति में अपनी यात्रा एक कमरे में, और उसे शान से दिखाते हैं कि हम एक चपरासी के घर में रहते थे, हम फलाना थे, ये थे, वो फोटो भी दिखाते हैं, लेकिन आज जेल में पड़े हुए हैं घोटाले के चलते, और फिर भी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, वोट दे रहे हैं। अतः अगर हमें आम लोगों की समृद्धि करनी है तो हमें नए आर्थिक चिंतन की आवश्यकता है। अब इस आर्थिक चिंतन में क्या क्या प्रमुख बातें होनी चाहिए उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब इसमें पहला है आर्थिक प्रगति का आधार पर कैपिटा परचेजिंग पावर हो। पर कैपिटा जीडीपी में पॉपुलेशन के जो है भाग देकर पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, उससे नहीं, पर कैपिटा परचेजिंग पावर, एक्चुअल परचेजिंग पावर लोगों की कितनी है वो होनी चाहिए, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा पहले की गई है जीडीपी के चर्चा करने में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का आधार न तो इक्वल हो ना अनइक्वल हो, बल्कि रैशनल हो, जिसकी चर्चा की गई है। वेल्थ क्रिएशन का इंसेंटिव और इनिशिएटिव मौजूद होना चाहिए, तभी धन का क्रिएशन होगा और जो है समाज आगे बढ़ेगा, समृद्धि आएगी। इकोनॉमी का डिसेंट्रलाइजेशन हो, सेंट्रलाइजेशन नहीं हो। अभी पूंजीवाद में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। हम लोगों ने क्या देखा है कि हर लोग बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास और बेंगलोर में ही जाके
अपना रोजगार देखते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का सेंट्रलाइजेशन हुआ है, ये डिसेंट्रलाइज हो। अब कैसे हो, ये हम चर्चा आगे करेंगे। जॉब क्रिएशन न सरकार के हाथ में हो और न व्यापारी के हाथ में हो, तो किसके हाथ में हो, ये चर्चा आगे होगी। दोनों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। आर्थिक प्लानिंग टॉप टू बॉटम न होकर बॉटम टू टॉप, अर्थात प्लानिंग की शुरुआत ब्लॉक लेवल से हो, ताकि वो धरती को देख के करे, वो आम जन को देख के उस आज एयर कंडीशन कमरे में बैठकर प्लानिंग कमीशन जो है वो आगे की योजना बनाता है, वो नहीं, वो योजना जो है ब्लॉक लेवल से जाकर तब वो टॉप लेवल तक जाए। जॉब का क्रिएशन बैलेंस्ड हो, अर्थात कोई एक क्षेत्र में ही ज़्यादा जॉब का क्रिएशन नहीं हो जाए। एग्रीकल्चर, एग्रो इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब वेल बैलेंस्ड हो, डिफाइंड हो कि इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट इसमें, ताकि केवल एक ही सेक्टर में सारे लोग न चले जाएं। लोगों का इतना परचेजिंग पावर होना चाहिए कि लाइफ के मिनिमम रिक्वायरमेंट सबके लिए मुहैया हो। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हर एक व्यक्ति के लिए मुफ्त हो, इसके लिए अलग से चर्चा की जाएगी कि ये किस तरह किया जा सकता है। यू विल सी कि ये किया जा सकता है, कई देशों में है भी। एजुकेशन, हेल्थ, आवास, वस्त्र, भोजन सबको कांटे पर तौल कर बराबर मिलना चाहिए। समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, कोई भी सदस्य परिवार का क्यों नहीं हो, कोई बड़ा हो छोटा हो, सबको बराबर मिलना चाहिए, कांटे पर तौल कर। योग्यता और इंटेलिजेंस के रिकॉग्निशन के लिए इंसेंटिव हो, ताकि वेल्थ क्रिएशन के लिए इंसेंटिव और इनिशिएटिव मौजूद हो। शेयर बाजार अर्थात सट्टेबाजी या कैसीनो कैपिटलिज्म की समाप्ति होनी चाहिए। किसी इससे इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। किसी भी व्यक्ति द्वारा धन के एक्यूमुलेशन की एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए, इसे रोकना नहीं है, बस सीमा निर्धारित होनी चाहिए, एक सीलिंग। पूरे राष्ट्र को समान आर्थिक आधार पर क्षेत्रों में बांटना। किसी एक प्रशासनिक इकाई में कई आर्थिक आधार पर इकाइयां हो सकती हैं। अब जैसे बिहार है, एक प्रशासनिक इस इकाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तो इसमें हो सकता है कई आर्थिक आधार पर, समान आर्थिक आधार पर 2-4 जो है वो आर्थिक इकाई हो। इन आर्थिक इकाइयों के विकास के लिए स्थानीय रॉ मटेरियल और कंजम्पशन के आधार पर योजनाएं बनाना, ताकि लोगों को अपनी जीविका के लिए अन्य आर्थिक क्षेत्रों में माइग्रेट नहीं करना पड़े। जैसा कि अभी कोरोना वायरस के प्रकोप में हमें इसका विभत्स रूप देखने को मिला है। इन आर्थिक इकाइयों को इस तरह विकसित किया जाए कि लोकल लोगों को रोजगार अपने आर्थिक इकाई में ही मिल जाना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, पर यह नारा केवल चीन के संदर्भ में नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के अन्य आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में भी लागू किया जाए। उत्पादन प्रॉफिट के लिए ना होकर कंजम्पशन के लिए होना चाहिए। अभी जो है पूंजीवाद में प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू ओनली प्रॉफिटियरिंग, जबकि होना चाहिए जो हमें कंज्यूम करना है, जो हमारी ज़रूरत है, बस उसका हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन। कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, ये सब बातें लेकर हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह हम लोगों की समृद्धि के लिए जॉब का क्रिएशन निश्चित कर सकते हैं।